नमस्कार, स्वदेशी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बात करेंगे आज बिहार की बयार की। बिहार विधानसभा के दूसरा और आखिरी चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल कुछ ही देर में आने वाले हैं। हम एग्जिट पोल पर आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल और नतीजों के बारे में चलिए चर्चा करेंगे। 2015 के एग्जिट पोल को यदि देखें तो आपको बता दें कि सभी एजेंसियों को यदि हम छोड़ दें तो दोनों गठबंधनों को 100 से पार सीटें दी गई थी। एग्जिट पोल में एनडीए की सीटें कम थी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा छूते हुए नजर आई थी। 2015 के एग्जिट पोल में भाजपा से अकेले सरकार बनाने की उम्मीद की जा रही थी। देखिए, कई सारी एजेंसियां ऐसी हैं जिनके एग्जिट पोल आते हैं, हालांकि वो नतीजे नहीं होते, कई बार बदलाव भी हो जाता है। लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनाव के बारे में आपको बता रहे हैं। एनडीए को 155 सीटें दी थी टुडेस चाणक्य ने, और महागठबंधन को 85 सीटें दी गई थी। आज तक सिस्टरों ने एनडीए को 113 और 127 और महागठबंधन को 111, 123 सीटें दी थी। और सी वोटर्स की यदि हम बात करें तो एनडीए को 101, 121, महागठबंधन को 112 और 132 और अन्य को 6 से 14 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। लगातार आपको बता दें, जो अलग अलग सर्वे आते हैं, जो एग्जिट पोल आते हैं, उसमें जो संख्याएं दी गई थी उन्हें समझने की जरूरत है कि पिछले बार के जो एग्जिट पोल हैं वो क्या कहते हैं और इस बार की चीजें क्या हैं। तो बिहार का रण है, दूसरा चरण है, और अनुसूचित जनजाति की सीटों को देखें तो नंबर्स काफी हैं। तो लगातार जो एजेंसियां हैं जो सर्वे करती हैं, जिनके एग्जिट पोल आते हैं, पिछले 2 विधानसभा चुनाव को देखें तो कई सारे ऐसे नंबर्स आए हैं जो लगभग नतीजों के समान भी पाए गए, और कई सारे ऐसे थे जिनमें बदलाव भी हुआ। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि 2015 में आखिरकार हुआ क्या था। 2015 के नतीजे एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग आए थे। 2015 के नतीजों में एनडीए को बड़ा झटका लगा था और एनडीए केवल 58 सीटों पर सिमट गया था, जबकि महागठबंधन को 178 सीटों पर जीत मिली थी। ये वो आंकड़े हैं जिन्हें समझने की आज इसलिए जरूरत है क्योंकि दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि दूसरे चरण के मतदान के संपन्न होने के बाद अब से कुछ देर में एग्जिट पोल आएंगे, तो पिछले जो विधानसभा चुनाव थे उनके एग्जिट पोल की ये पूरी जो डिटेल है वो आप देख सकते हैं। लगातार 2015 के नतीजे क्या कहते थे, लेकिन एग्जिट पोल के जो आंकड़े बता रहे हैं बिल्कुल अलग था। एग्जिट पोल अलग था, नतीजे बिल्कुल अलग थे। तो ये बताते हैं कि काफी बदलाव था। हम एग्जिट पोल को नतीजे नहीं कह सकते, लेकिन अनुमान क्या था वो सारी चीजें आपके सामने हैं। तो 2015 के नतीजों में एनडीए को बड़ा झटका लगा था। 2015 में एनडीए केवल 58 सीटों पर सिमट गया था, जबकि महागठबंधन की यदि बात की जाए तो 178 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। 2015 में आरजेडी को सबसे ज्यादा 80 सीटें मिली थी, जदयू के खाते में 71 और कांग्रेस को 27 सीटों पर सफलता मिली थी। एनडीए में सबसे ज्यादा 53 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी, लोजपा और रालोसपा को 2-2 और हमको 1 सीट जीतने में सफलता मिली थी। वाम दलों की बात करें तो 3 सीटें माकपा माले ने जीती थी, बाकी 4 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में सफल रहे थे। ये आंकड़े 2015 के, जहां पर एग्जिट पोल से बिल्कुल आए थे नतीजे और महागठबंधन को सफलता मिली थी। दो 2020 के एग्जिट पोल को देखें। पिछले 2 विधानसभा चुनाव के आपको एग्जिट पोल के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि अब जो 2025 का एग्जिट पोल है वो सबसे कुछ देर में हमारे और आपके सामने होगा। 2020 में दोनों गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिखाई गई थी। केवल टुडेस चाणक्य टाइम्स नेटवर्क को देखें तो महागठबंधन को बहुमत नहीं दिया गया था। देखिए, ये वो एजेंसियां हैं जो सर्वे करती हैं और इनके जो रिपोर्ट्स आते हैं वो नतीजे तो नहीं होते, लेकिन
कितना डिफरेंस आता है, ये सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 2020 के नतीजों पर यदि रुख करें हम, तो 2020 के नतीजे एग्जिट पोल के समान नजर आए थे, यानी 2015 में एग्जिट पोल से बिल्कुल डिफरेंट था रिजल्ट, और 2020 की यदि हम बात करें तो एग्जिट पोल के समान ही यहां पर जो नतीजे थे वो आए थे। कांटे की टक्कर के बाद एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया था, यानी 15 में आरजेडी महागठबंधन जो था वो सफलता उसको मिली थी। 2020 में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया था और 2020 के चुनाव में एनडीए ने 125 सीटें जीती थी। सबसे ज्यादा 74 सीटें भाजपा के खाते में गई थी, जेडीयू को 43, वीआईपी और हमको 4-4 सीट मिली थी और 110 सीटें महागठबंधन के खाते में गई थी। महागठबंधन कमजोर बिल्कुल नहीं था, लेकिन क्योंकि एनडीए बहुमत का आंकड़ा छू चुका था, इसलिए 2020 में सरकार बनी। कांग्रेस की बात करें तो 19, वाम दलों को 16 सीट पर जीत मिली थी। 12 सीटें माकपा माले और 2-2 सीट माकपा भाकपा के खाते में गई थी। एआईएमआईएम की बात करें तो 5, बसपा, लोजपा और निर्दलीय को 1-1 सीट पर जीत मिली थी। हमें यहां यह समझना होगा, क्योंकि अब से कुछ देर में जो 2025 के जो एग्जिट पोल हमारे सामने होंगे वो क्या असल में 14 नवंबर को आने वाले नतीजों के समान ही होंगे। हमें इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। देखिए 2015, क्योंकि बार बार आपको पिछले 2 विधानसभा चुनाव के जो एग्जिट पोल थे उससे नतीजों में कितना डिफरेंस आया ये समझने की कोशिश की गई। 15 में एग्जिट पोल से बिल्कुल अपोजिट था रिजल्ट, लेकिन 2020 में उसके समान था। चलिए, तो क्या होगा इस बार के एग्जिट पोल में? जो एग्जिट पोल आएगा क्या वो नतीजों में बदल जाएगा, या फिर एक बड़ा बदलाव 2015 की तरह एक बड़ा बदलाव होगा, या 2020 की तरह मार्जिन लगभग समान पर उतरेगा? लेकिन इस बार जो भी होगा एक तरफा होगा। यह बात इसलिए कही जा सकती है क्योंकि पहले चरण यानी 6 नवंबर की वोटिंग और आप दूसरे चरण यानी आज 11 नवंबर की वोटिंग को उठाकर देखिए, रिकॉर्ड तोड़ बम्पर वोटिंग करी है बिहार की जनता ने। तो जो दिखाती है कि कहीं ना कहीं माइंडसेट था, पूरी प्लानिंग के साथ वोट देने गए हैं, पूरे उत्साह के साथ देने गए हैं। अब यह बदलाव के लिए था या फिर से नीतीश सरकार के लिए था, इसी पर आज हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे और अब से कुछ देर में लगातार बने रहिएगा। एग्जिट पोल भी हमारे सामने होंगे। फिलहाल कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें और बिहार की बयार पर अपनी चर्चा को हम जारी रखेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं संतोष सहाय। संतोष जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार वरुण कुमार हमारे साथ हैं। वरुण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर विष्णु स्वरूप हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विष्णु जी, आपका भी स्वागत है। और मुन्ना शर्मा भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये जो आंकलन आएगा मुझे लगता है बहुत सटीक बैठेगा। संतोष जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगी चर्चा की। मुझे सुन पा रहे हैं? जी राकेश जी, बताएं। हाँ संतोष जी, क्योंकि पहला चरण हमने देखा, दूसरा चरण भी अब संपन्न हो चुका है। जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई, एक अच्छा मतदान हुआ। पिछले 2 विधानसभा चुनाव के हम एग्जिट पोल को देख रहे थे, कितना समान उतरा, कितना नतीजों से विपरीत गया। दोनों चीजों को समझने के बाद और इस बार की अभी आज तक की वोटिंग को देखने के बाद क्या लगता है, क्योंकि अब से कुछ देर में एग्जिट पोल भी हमारे सामने होंगे, तो ओवरऑल हम वोटिंग की चीजों को देख लें, वोटिंग का परसेंटेज देख लें और पिछले 2 विधानसभा चुनाव से हम कंपेयर करें एग्जिट पोल्स को, तो इस बार का क्या आकलन आपको दिखता है? देखिए राकेश जी, जहां तक मेरा अपना अनुभव है, वो अगर वोटिंग का प्रतिशत बढ़ता है तो ये एक स्थायी सरकार का प्रतीक है। वोटिंग का परसेंटेज बढ़ना हार जीत का भी प्रतीक है। हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी हो जिसके कारण से वोटिंग प्रतिशत बढ़ा हो और वो हार का कारण बनेगा। लेकिन अगर सरकार से खुश है आम जनता, आम मतदाता सरकार से खुश है, तो भी तो वोटिंग प्रतिशत बढ़ता ही बढ़ता है। तो इसमें कहा जा सकता है कि अब ये तो बात की बात है। अभी जेडीयू को देखिए, जेडीयू अभी जैसे ही वोटिंग प्रतिशत का आया, जेडीयू ने लिखा है कि हमारी बम्पर जीत होने जा रही है। अब कुछ लोग 14 तारीख को ईवीएम को दोष ठहराएंगे, तो जेडीयू एकदम तो दोनों को ये लग रहा है कि हमारे लिए वोटिंग प्रतिशत जो बढ़ा है वो हमारे फेवर में। ठीक है, ठीक है अब संतोष ये जी। तो 14 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि किसका क्या होना है।
बिल्कुल। आपका ऑडियो थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था और शायद नेटवर्क इशू है, दोबारा से मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं चाहती हूं कि सभी लोगों का आकलन स्पष्ट रूप से आए, तो बहुत आसानी भी होगी बात करने में हम सभी को। वरुण जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ राशि, आपकी आवाज आ रही है मुझसे? हाँ, वरुण जी, जिस तरीके से ये पूरी बम्पर वोटिंग हुई है, क्योंकि अब मतदान तो खत्म हुआ, नतीजों का इंतजार है, 2 दिन हमें वेट करना पड़ेगा। 14 तारीख को सुबह से 12 बजे तक लगभग हमें लगता है तस्वीरें साफ हो जाएंगी, लेकिन एग्जिट पोल जरूर अब से कुछ देर में आएगा। और पिछले 2 विधानसभा चुनाव को देखते हुए और अब जो आने वाला एग्जिट पोल है उसका आकलन निकालने की कोशिश करें तो बम्पर वोटिंग को देखते हुए, इस बार के मुद्दों को देखते हुए, माहौल को देखते हुए क्या आकलन आपका? देखिए, मिथिलांचल की बात करें या बिहार की बात करें तो मुख्यतः यहाँ है जो सरकार के द्वारा जो किया गया काम है, और अंशः में जो भारत सरकार और बिहार सरकार की ओर से महिला वोटरों को जो खुश किया गया था 10,000 रुपए दे करके, उन चीजों को लेकर के आज भी मैं कई बूथों पे गया था। महिलाओं की संख्या अधिक है, पुरुषों के मुकाबले महिलाएं अधिक घर से निकल के वोटिंग कर रही हैं। तो ये एक संदेश जाना चाहिए जो ये सरकार के पक्ष में उन लोगों ने बम्पर वोटिंग की। ठीक है, बिल्कुल। विष्णु जी, मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ राखी जी, धन्यवाद। विष्णु जी, क्या लगता है पिछले बार के जो एग्जिट पोल थे और नतीजे थे, और अब 2025 की हम बात कर रहे हैं, मतलब 2015 और 20 को भी हम लेकर चलें, काफी अपोजिट हुआ। 15 में कुछ और हुआ, 20 में कुछ और हुआ, तो जो 20 में हुआ क्या वो 25 में रिपीट होता दिखता है? क्योंकि जो वोटिंग के परसेंटेज हैं उन्होंने रिकॉर्ड तो तोड़ा है हर बार की तरह। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वोटिंग का परसेंटेज रिकॉर्ड तोड़ा है, लेकिन जब मैं अपने दृष्टिकोण से इसका आकलन करता हूं तो मुझे कुछ और ही दिखता है। पहली बात यह है कि त्योहारों में लोगों का आना, दूसरी बात है कि सरकार के द्वारा खाते में 10,000 का ट्रांसफर होना, तीसरी बात यह है कि युवाओं का झुकाव और महिलाओं का झुकाव सबसे ज्यादा दिखा। अब जब विभिन्न बूथों का आकलन करेंगे बूथ वाइज, तो आप ये एकदम स्पष्ट देखेंगे कि महिलाओं के परसेंटेज, महिलाओं के द्वारा जो डाले गए वोट है वो पुरुषों से ज्यादा हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई ये समझ बैठे कि महिलाओं ने वोट दिया तो हमारी सरकार बन रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो एक वास्तविक परिवर्तन आएगा वह यह है कि बड़ा मार्जिनल, बहुत मतलब संकटपूर्ण स्थिति में जीत हार का फैसला होना है। जहां यह आकलन किया हूं कि ये जो परसेंटेज है, वोटिंग अगर बढ़ी है तो ये कोई स्वीप कर रहा है ऐसी बात नहीं है, संघर्ष की स्थिति है। इसलिए बहुत बड़ा बदलाव आप ये नहीं कह सकते हैं कि होने वाला है। बस कुछ 10 सीटों का ऊपर नीचे होना है, बाकी सरकार किसकी बनी है, साथ में सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं वो देख रहे होंगे, क्योंकि लोगों की समीक्षा जो होती है वह तब कंफ्यूज हो जाते हैं वो कि वोटों का मार्जिन बड़ा घटता है, तब ये नहीं कह सकते हैं कि ये स्पष्ट जीत रहा है या वो स्पष्ट हार रहा है, क्योंकि आकलन नहीं कर पाते हैं वो। 2000, 1000, 500 इस तरह के अगर वोटों के अंतर होंगे तो ये किसी के बस का नहीं है। लेकिन एग्जिट पोल में जो हमारे सहयोगी काम करते हैं तो शायद कुछ समीकरण निकालना जो अभी 7 बजे के बाद आपके यहाँ शुरू होने वाला है। जी राखी जी। बिल्कुल, चलिए मैं वापस आऊंगी। मुन्ना जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है। मुन्ना जी, आज एक चीज को हमें ये समझना पड़ेगा, 2-3 बातें हैं, क्योंकि मुद्दों का कितना प्रभाव उस पर हम आए। जैसे हमारे 2 और वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि महिलाओं का जो झुकाव दिखा या उनकी जो ज्यादा बम्पर वोटिंग दिखी तो खाते में 10,000 आना ये भी एक बात हो सकती है। यदि युवाओं का झुकाव है तो मुझे लगता है फिर सरकारी नौकरी का जो वादा तेजस्वी का है परिवार के एक किसी सदस्य को, वो युवाओं को बिल्कुल आकर्षित कर सकता है, क्योंकि रोजगार तो सबको चाहिए। तो मुद्दे ऐसे आए हैं एंड मोमेंट पे जो आज इस चीज को लाकर फंसाते हैं कि कहां पर, मतलब बिल्कुल एक कांटे की टक्कर है। लेकिन मुझे लगता है कि एक जो पब्लिक है, जो बिहार की जनता है जिसने इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग करी है, वो माइंडसेट था उनका, लाइक एंड मोमेंट पर नहीं गए, वो पहले से प्रिपेयर्ड थे कि इस बार उनको किसका कौन चाहिए, ये पूरा एक तय करके गए हैं। कैसे देखते हैं इस पूरी बम्पर वोटिंग के बाद पिछले 2 बार के हम यदि एग्जिट पोल और नतीजों को समझें तो इस बार अब से कुछ देर में जो एग्जिट पोल आएंगे, क्या आकलन आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं
कि जिस प्रकार से बिहार में उन्होंने शांतिपूर्ण चुनाव कराया, जिसकी संभावना लोगों में नहीं थी। पहला चरण में काफी शांतिपूर्ण रहा, कहीं से कोई झड़प नहीं हुई, मारपीट नहीं हुई। पहले आप भी पढ़ती होंगी अखबार में, जब मैं तो पढ़ता था कि पहले चरण में 100 लोगों की जान गई और दूसरे चरण में कुछ प्रशासन टाइट हुआ तो 80 लोगों की मौत हुई। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था की कि परिंदा भी पर नहीं मार सका, किसी भी मतदान केंद्र पर इतनी सुरक्षा व्यवस्था थी कि न तो बोगस वोटिंग हुई, न ही किसी प्रकार से झड़प हुई। तो ये प्रथम चरण में 65% पोल हुआ और दूसरे चरण में लोगों का उत्साह वृद्धि हुआ। लोग काफी सजग और सतर्क हुए। उन्हें लगा कि निर्वाचन आयोग ने जो कहा है उसका असर है, शांतिपूर्ण मतदान होगा। तो लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों की ओर गए और उन्होंने वोटिंग की। ये निश्चित रूप से चुनाव आयोग की एक जीत है। और परसेंटेज जहां तक बात है कि वोट पोलिंग ज्यादा हुआ, उसमें मैं चुनाव आयोग को ही धन्यवाद दूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव के पहले जो फर्जी मतदाता थे या जो मृत मतदाता थे उनका नाम काटा गया, एक नीट एंड क्लीन मतदाता सूची तैयार हुई और उससे परसेंटेज बढ़ा। तो चुनाव आयोग सबसे पहले बधाई का पात्र है। अब आ गया कि परसेंटेज बढ़ने से किसे फायदा हुआ। जहां तक मेरी समझ है, ये जो पूरा चुनाव हुआ मुद्दों पर आधारित रहा। जिस प्रकार से बिहार सरकार ने 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में भेजे और 2 लाख रुपए रोजगार के लिए देने का वादा किया, जिस प्रकार से वृद्धों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, विधवाओं के लिए राशि बढ़ाई गई, 400 से 1100 रुपये किया गया। तो ये सरकार के एक तरह से कहे तो उसकी उपलब्धि मतदाताओं में देखी गई। और पूरे देश में बिहार चुनाव में भी मोदी का क्रेज दिखा। मुझे लगा कि वोटर कहीं न कहीं मोदी के पक्ष में मतदान कर रहा है। परसेंटेज बढ़ना मुझे लग रहा है कि ये सरकार के पक्ष में जा रहा है। जो अब चुनाव का जो पोलिंग ये आएगा, काउंटिंग, उससे भी देखिएगा एनडीए बिहार में मुझे लग रहा है कि सरकार बनाती दिख रही है और लोगों का रुझान सरकार के पक्ष में है। ये नहीं कि ज्यादा पोलिंग हुआ तो सरकार के अगेंस्ट में गया, सरकार के पक्ष में मुझे लग रहा है कि गया है। महिलाएं काफी संख्या में निकल कर बाहर आई, लंबी लंबी कतारें लगी, युवाओं का भी जोश रहा। कुल मिलाकर मुझे तो यही दिख रहा है कि इस बार बिहार में एनडीए सरकार वापस आ रहा है। चलिए ठीक है, वापस आऊंगी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शी रंजन जी भी जुड़ गए हैं। प्रियदर्शी जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो जुड़ने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है वो चीजें हो गई जो लंबे समय से हम चर्चाओं में करते आ रहे थे। बिहार का मतदान आखिरकार संपन्न हो गया। प्रियदर्शी जी, पहला चरण का वोटिंग परसेंटेज, दूसरे चरण का वोटिंग परसेंटेज, दोनों में बम्पर वोटिंग, दोनों ने रिकॉर्ड तोड़ा। 5 बजे तक का जो आंकड़ा मेरे पास है 67.14%, यानी 5 बजे तक का है। कुछ जगहों पर 6 बजे तक वोटिंग थी, यानी सोचिए कि यह आंकड़ा कितना और बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम पिछले 2 विधानसभा चुनाव को देखें, 2015 और 20 को देखें, तो जो एग्जिट पोल अब से कुछ देर में आने वाले हैं 2025 के, उसका आकलन क्या कहता है। हम एग्जिट पोल को नतीजे तो नहीं मानते, लेकिन ये बहुत कुछ सर्वे के बाद चीजें लगभग क्लियर होकर आती हैं कि पड़ला किसका भारी है। तो ओवरऑल क्योंकि मतदान हो गया, क्या आकलन आपका? आवाज जा रही है ना? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, उसको इस तरीके से देखिए कि जो बम्पर वोटिंग हुई है, वो बम्पर वोटिंग सिर्फ 2 गठबंधनों के लिए हुआ है, एनडीए और महागठबंधन। थर्ड फ्रंट नहीं। एक अनुमान तो यहीं से लगा लीजिए कि इन्हीं 2 गठबंधनों के बीच में लड़ाई है, कोई त्रिकोण नहीं होने वाला। या हंग असेंबली जैसी स्थिति तभी बनेगी जब इन दोनों गठबंधन बॉर्डर लाइन पर होंगे, बहुमत के बॉर्डर लाइन पर। तो वो स्थिति का आकलन करिए कि ये बम्पर वोटिंग किसी एंटी इनकम्बेंसी के लिए हुआ होगा या प्री इनकम्बेंसी के लिए भी ये वोटिंग है, और ये वोटिंग एंटी इनकम्बेंसी के लिए भी है। दोनों गठबंधनों के मतदाता जिस मुस्तैदी के साथ निकल करके घरों से बाहर आए, मतदान किया, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। वर्ष 2000 में ऐसा देखा गया था जब 7% से अधिक आंकड़ा बिहार के विधानसभा चुनाव में पाया, तब हंग असेंबली हुई। उस समय किसी को पूर्ण बहुमत नहीं आया था, बाद में जोड़ तोड़ करके लालू यादव ने सरकार बनवाया था, राबड़ी देवी की सरकार बनी, लेकिन उस समय हंग असेंबली हो गया था। कई बार क्या होता है कि ज्यादा मतदान कंफ्यूज्ड भी करता है।
तो ये एक रुझान आप वहां से देख सकती है इतिहास के आईनों से कि ऐसा भी हो सकता है कि बॉर्डर लाइन पर सरकार बनती और बिगड़ती हुई दिखे। 2020 में भी ये देखा गया था जब टफ फाइट था, और 2020 में भी मतदान हुआ, के करीब मतदान हुआ था, 60% के करीब मतदान रहा था। तो उस समय भी देखिए बॉर्डर लाइन की सरकार बनी थी, दोनों ओर से मतदाता निकल करके सामने आए थे। तो इस बात की ना तट ऊपर मामला है, कांटे की लड़ाई है, आप कुछ नहीं किसी को एज नहीं दे सकती है। और रुझान अगर इस समय तुरंत आ जाता है तो मानिए कि बहुत नहीं किया है, कल तक आने दीजिए, कल तक इसका इंतजार करना चाहिए। माउथ पब्लिसिटी जो होता है वो किस तरीके से हो रहा है, किसके पक्ष में ज्यादा बोल रहा है, तब क्लियर होगा। अभी घंटा 2 घंटा वाला जो होगा ना वो बहुत कुछ नहीं फिगर बता पाएगा, खास करके सेकंड आधार पर अगर आप अनुमान लगाते हैं तो फिर वो अनुमान आपको लगता है। एक महत्वपूर्ण चीज ये है इसमें कि प्रशांत किशोर नई पार्टी बना करके भी चुनाव लड़ रहे थे, उनका भी बिहार के चुनाव में कोई खास बोलबाला नहीं रहा है। तो यकीन मानिए ये जो चुनाव था ये नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव का था, और नीतीश कुमार के लिए कैंपेन भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, पूरा लीड भारतीय जनता पार्टी में। और जो बार बार महिलाओं की बात हो रही थी, निश्चित तौर पर बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक सक्रिय होकर के वोट करती है। 2010 से वर्ष 2010 वो पहला साल था जब पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक वोट किया था। 2015 के भी विधानसभा चुनाव में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक वोट किया। 2020 के भी बिहार विधानसभा चुनाव में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक वोट किया, और ये प्रथम फेज के चुनाव में भी महिलाएं आगे आई। तो इस लिहाज से आप देखिए कि महिलाएं यहाँ आती ही आती हैं, और महिलाएं आगे आई हैं तो वो सिर्फ नीतीश कुमार को वोट देंगी ये भी करारा प्रमाण नहीं है कि वो एनडीए के पक्ष में है। 2020 में भी तो महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक वोट करने आई थी, तब तो नीतीश कुमार की 43 सीटें आ गई थी। हाँ, ये बात और है कि जिन जिन सीटों पर पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं, पिछली बार 243 में से 162 ऐसी सीटें थी बिहार में जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक वोट किया था, और उन 162 में से 80 के करीब एनडीए चुनाव जीतने में कामयाब रहे। हाँ। 80 से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज है कि जहां महिलाओं का मतदान होता है वहां एनडीए को एज रहता है, लेकिन अभी भी जो पुरुष प्रधान समाज है उसमें महिलाएं कहीं ना कहीं अपने परिवार के पुरुषों से संबद्ध होकर के मतदान करते हैं, अधिकांश खास करके ऊंचे निम्न वर्ग में ये है कि आर्थिक तौर पर निम्न वर्ग में गरीब तबके में महिलाएं भी आर्थिक तौर पर परिवार का हिस्सा होती है, आर्थिक तौर पर घर को चलाती है, तो परिवार वो निर्णय नहीं, वोट देने के निर्णय में भी हस्तक्षेप करती है। तो उस लिहाज से आप देखेंगे तो हो सकता है। तो दोनों मामले आप एक तरफा एज किसी को नहीं दे सकते हैं कि महिलाएं निकली हैं तो नीतीश कुमार को ही वोट ठोक करके आई हैं, पुरुष निकले हैं तो महागठबंधन को ही वोट दे करके आए होंगे, क्योंकि वो नीतीश कुमार के खिलाफ इसलिए है कि शराब बंदी किए हुए हैं तो वो नीतीश कुमार के खिलाफ ही वोट दे करके आगे नहीं, ऐसा नहीं। ये चुनाव दूसरे तरीके से है, सामाजिक समीकरणों का चुनाव है, जातीय मुद्दों का चुनाव है। ये चुनाव है गुड गवर्नेंस वर्सेस एक है कि मनबड़ी सरकार, जो इस तरीके से चीजें होती हैं बिहार में गाने वाले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोट किया था, यानी कह सकते हैं कि जंगल राज, गुड गवर्नेंस वर्सेस जंगल राज पर भी ये चुनाव होता हुआ दिख रहा है। तो कई फैक्टर्स, ढेर सारे फैक्टर्स पिछले विधानसभा चुनाव से 2020 बिहार विधानसभा चुनाव से बिहार में रोजगार भी मुद्दा बन गया है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने रोजगार का मुद्दा बनाया था, और उम्मीदों से बेहतरीन प्रदर्शन आरजेडी का या महागठबंधन का जो रहा था 2020 में, हालांकि वे सरकार नहीं बना पाए, फिर भी इतनी अधिक जो सीटें आई थी उसमें कहीं ना कहीं रोजगार का मुद्दा था, बेरोजगारी दूर करने की बात थी। इस बार भी रोजगार का मुद्दा तेजस्वी यादव ने उठाया है, बेरोजगारी दूर करने की बात कही है, ऐड किया है उसने, जो ऐड वो नहीं करते थे इस बार महिलाओं के अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। लेकिन सवाल यही है कि इस बार रोजगार का मामला उनका काउंटर हो गया है। नीतीश कुमार ने जितने वायदे तेजस्वी यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव में किए थे उससे अधिक डिलीवर जब हो जाता है मामला तो आपका मामला काउंटर हो जाता है। और अभी जो घोषणा पत्र के आधार पर तेजस्वी यादव ने
हर घर में नौकरी देने की बात कही थी, उसका भी काउंटर ये एनडीए के घोषणा पत्र में हुआ, संकल्प पत्र में हुआ, उसमें इन लोगों ने कहा कि 1 करोड़ नौकरी जनरेट करेंगे। तो मुद्दों के मामले में भी एक दूसरे से ये मैच करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल इक्वेशन जो भी है वो भी कहीं ना कहीं मैच करता है। हालांकि एनडीए का सोशल इक्वेशन भारी है। वरुण जी आ रहे हो। एनडीए का जी नहीं ठीक है प्रियदर्शी जी, वरुण जी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ बिल्कुल, अभी जो प्रियदर्शी जी बता रहे हैं, जो उन्होंने वायदा किया है इतने नौकरी का, जहर पंचायत से के जितने भी प्रतिनिधि है उनको मैं ये दूंगा वो दूंगा, देखिए ये चीजें घोषणा है, लेकिन युवाओं के बीच में ये भी चर्चा है जो आखिर इतना पैसा वो जनरेट कहाँ से करेंगे, वो दे रहे हैं, ये जनरेट कहाँ से करेंगे इस पे उनका कोई बयान नहीं आ रहा। वरुण जी 1 मिनट सुन लीजिए, वरुण जी 1 मिनट सुन लीजिए। मैं उस पर बात ही नहीं, मैं उनके घोषणा मैं बता रहा था कि किस तरीके से मुद्दे टकरा रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा था कि वो कर ही देंगे या नहीं करेंगे, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। मैं बता रहा था कि मुद्दे क्या रहे इस बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पर वोटिंग हुआ है। तो ये जो वोटिंग हुआ है वो इस लिहाज से भी है। और मैं एक्चुअली अगर इजाजत हो तो 2 मिनट में मैं हाँ बोलिए, कंप्लीट करिए जल्दी से। हाँ जी। तो ये तमाम मुद्दों के आधार पर ये बिहार विधानसभा का चुनाव है जिसमें सामाजिक समीकरण का खौफ लग चुका है। तो हमेशा से लगता था जातीय समीकरण जिसके आधार पर बिहार में पूरे देश भर में चुनाव होता है। बिहार से एक स्तर पर बदनाम है इस मामले में, सभी राज्यों में इसी स्तर पर चुनाव हो रहा है, बिहार में इसी स्तर पर चुनाव हो रहा है। एग्रेसिव वोटिंग जरूर हुआ है। इन मुद्दों ने एग्रेसिव वोटिंग करने के लिए लोगों को अपील की। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ हाँ ठीक है वरुण जी की बात हुई। संतोष जी, एक छोटा सा सवाल है बड़ा, जो एक चीजें निकल कर आई हैं काफी आंकड़ों को देखने समझने के बाद। आखिरी फेज जो होता है ये, क्योंकि 2 चरणों में मतदान हुआ है, तो दूसरे चरण की जो अभी प्रियदर्शी जी ने कुछ देर पहले जिक्र किया था, उन 80 सीटों का जो दूसरे फेज की हैं और इस बार के लिए भी हम देखें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और जो सेकंड फेज है वो एनडीए के लिए बहुत मजबूत माना जाता है। हालांकि हर बार सिचुएशन एक जैसी नहीं हो सकती, लेकिन आज की सीटों को देखें तो हम इन टोटल एक जो मुख्य सीटें हैं उनमें हम चंपारण की बात कर लें, हम कोसी की तरफ चले जाएं, हम सीमांचल की बात कर लें, हम मगध की बात कर लें, ये जो साधने की कोशिश की गई है यहां से कितना फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा या फिर बैलेंस होगा, क्योंकि ये छोटा सा टास्क नहीं था इस इलेक्शन के लिए, इस बार चीजें बहुत अलग थी। जहां तक सीमांचल की बात है तो सीमांचल में लगभग 70% वोटिंग। संतोष जी 1 सेकंड आप अपनी बात रखिएगा, एक बड़ी खबर आ रही है। हाँ बहुत जल्दी से मैं वापस आऊंगी आपके पास। बड़ी खबर इस वक्त की बिहार चुनाव को लेकर ही है। 5 बजे तक के जो वोटिंग परसेंटेज आए हैं वो हमारे और आपके सामने है। बिहार चुनाव का दूसरा चरण संपन्न हो चुका है। शाम 5 बजे तक 67.14% मतदान हुआ है। कुछ देर में बिहार चुनाव के एग्जिट पोल भी हमारे और आपके सामने होंगे। बिहार में अब तक रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, ये बात बिल्कुल सच है, चाहे पहला चरण हो या आज दूसरा चरण जो संपन्न हो गया। बम्पर वोटिंग बिहार की जनता ने की है और 67.14% मतदान शाम 5 बजे तक हुआ है, यानी 6 बजे तक वोटिंग जहां थी, ये आंकड़े और बढ़ेंगे। और अब से कुछ देर में बिहार चुनाव के एग्जिट पोल भी हमारे और आपके सामने होंगे। चर्चा हमारी लगातार जारी है, पल पल की अपडेट स्वदेश न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। संतोष जी अपनी बात रखिएगा। सीमांचल का सवाल है कि सीमांचल में 70% के लगभग वोटिंग हुआ था 5 बजे साथ। कई एक ऐसे बूथ पे जहां लंबी लाइन लगी हुई थी जिनका इंतजार था कि आप कितना आते हैं, लेकिन 70% लगभग वोटिंग हुई। और पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में AIMIM 20 सीटों पे लड़ी थी, जिसमें 5 सीटों उसने कब्जा किया। अलग बात है कि वो 5 सीट फिर जो है तो राजद में 4 सीट चला गया और ये एक आक्रोश का कारण रहा। और इस बार जब असदुद्दीन ओवैसी वहां सीमांचल में लगातार जो घूम रहे थे और असदुद्दीन ओवैसी का जितना भी भाषण था वो लगातार ये था कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कोई मुस्लिम क्यों नहीं, और इस सेंटिमेंट को वो उभार करके वहां से निकल गए। तो वहां तो ये एक कारण भी हो सकता है कि वहां वोटिंग का प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ा है। और बाकी जगह का अगर देखें तो बांका में भी 14% वोटिंग हुआ है, 14% ज्यादा वोटिंग हुआ है।
भागलपुर में भी पिछले साल के चुनाव में देखें तो 5%, 5.6 ज्यादा हुआ है। तो सारी जगह पे जो वोटिंग का परसेंटेज हाई है, इसका एक कारण तो ये है भी, ठीक है, छठ के तुरंत बाद 6 तारीख को चुनाव हुआ था, उसमें जो प्रवासी आते हैं उन लोगों में से कुछ लोग रुक गए, कुछ ही लोग रुके होंगे, सारे नहीं रुके होंगे, इसलिए कि उनको भी अपने पेट का सवाल होता है। ये एक कारण हो सकता है। दूसरा एक कारण ये भी है कि नीतीश कुमार जी ने इन चुनाव के पूर्व, घोषणा होने के पूर्व ही महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया डालना शुरू कर दिया था। ये ऋषि जी बता रहे थे कि 2010 में भी ऐसा हुआ था। तो 2010 में अगर ऐसा हुआ था तो उस वक्त भी नीतीश कुमार जी ने ये दिया था, महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। ये भी तो बहुत बड़ा मेजर कारण है ना, ये भी एक मेजर कारण। और जहां तक अगर पूरा देखें तो वोटिंग प्रतिशत का बढ़ना जो है वो स्थायी सरकार का प्रतीक, सरकार एनडीए है या सरकार महागठबंधन, लेकिन वो एक स्थायी सरकार का प्रतीक होता है बढ़ना। जहां तक टोटल देखा जाए, अगर दोनों को देखा जाए तो मेरे अनुभव के अनुसार, या जहां तक मेरा अपना मैंने जो कुछ सीटों पे बात की है, कुछ सीटों पे मैं गया हूं, तो उसके अनुसार मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कहावत है खींच तीर के, तो खींच तीर के एनडीए की ही सरकार बनती दिख रही है। जी राखी जी। मैं वापस आऊंगी, उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। हम जिन एग्जिट पोल की बात कर रहे थे वो आने शुरू हुए हैं, और पहला एग्जिट पोल जो आया सामने वो IANS के एग्जिट पोल में एनडीए को भारी बहुमत मिलता दिख रहा है। एनडीए के 145 से 170 सीटें मिलने का अनुमान है, महागठबंधन को 70 से 90 सीटें और अन्य के खाते में 5 से 10 सीटों का अनुमान है। पहला एग्जिट पोल जो अभी इस वक्त आया है बिहार चुनाव के लेके, उसमें IANS के एग्जिट पोल में एनडीए को भारी बहुमत दिख रहा है, जहां 145 से 170 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन की बात करें तो 70 से 90 सीटें और अन्य के खाते में 5 से 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। हमें इन चीजों को भी देखना पड़ेगा कि एग्जिट पोल जो है वो नतीजे नहीं होते हैं, लेकिन क्या ये समान बैठेंगे? क्या ये जो आंकड़े इस वक्त आ रहे हैं ये 2025 के नतीजों से मैच हो जाएंगे? क्या ऐसा ही होगा या फिर एक बड़ा बदलाव होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है जो 14 नवंबर को हमारे और आपके सामने आएगा। वापस चर्चा पर चलेंगे, और वरुण जी, हर पहलू पर बात करना आज जरूरी है, क्योंकि IANS का जो पहला एग्जिट पोल आया एनडीए को बहुमत दिखता है, जो सीटों का आकलन निकाला गया है। अभी तो और सारे एग्जिट पोल आएंगे, तब जाके तस्वीरें साफ होंगी। धीरे धीरे एग्जिट पोल आना शुरू हो रहे हैं, तब हमें और समझ में आएगा कि आखिरकार बाकी जो एजेंसियां जो सर्वे दे रही हैं वो क्या कहती हैं। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बिहार के इस चुनाव के जो भी नतीजे होंगे इसका राष्ट्रीय राजनीति पर असर कितना देखते हैं? स्वाभाविक से बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आप राष्ट्रीय राजनीति पे देख रहे हैं, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। अभी योगी जी आए थे और तो उन्होंने भी उस चीज का जिक्र किया है, तो बिहार की राजनीति से तो दिल्ली पे हमेशा असर पड़ता ही है। बिल्कुल। अभी फिलहाल जो पहला एग्जिट पोल आया है, क्या लगता है लगभग इसके आकलन ऐसा ही जाएगा या कुछ बदलाव हो सकता है? क्योंकि सभी लोगों को आपने सुना, जितने भी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं, सभी के आकलन जो हैं सबका अपना अपना अलग अलग तरीके से मानना है, तो कैसे इसको देखते हैं? नहीं, इतना जो आंकड़ा अभी बताया जा रहा है वो पूर्ण तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ जो उतना आएगा, लेकिन ये तय है जो इन लोगों की सरकार वापस आ जाएगी, क्योंकि बहुत से ऐसी सीटें हैं जहां पे कांग्रेस और महागठबंधन आमने सामने था। मतलब उनका जो महागठबंधन के जो दल हैं, राजद और कांग्रेस, वो भी आपस में लड़ रहे थे। तो ये भी मतदाताओं के बीच में ये चीज जा रहा था, जो भाई ये लोग जब कहने के लिए तो महागठबंधन है, लेकिन ये खुद पर आपसी फाइट कर रहे हैं, फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। कई जगहों पे इन लोगों ने टिकट दिया था, जैसे दरभंगा की मैं एक बात बताता हूँ। वरुण जी एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ आपको। वरुण जी एक सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ। एक दूसरा एग्जिट पोल जो इस वक्त का है वो स्वदेश न्यूज का एग्जिट पोल है, वो आपको दिखाएंगे क्या कहते हैं आंकड़े, क्या एग्जिट पोल स्वदेश न्यूज का इस वक्त। देखिए स्वदेश न्यूज का जो सटीक एग्जिट पोल है उसके अनुसार एनडीए 126 से 140 सीट,
मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को 89 से 103 सीट मिलने का अनुमान है और कहीं ना कहीं जो अन्य की बात करें तो 9 से 14 सीट मिलने का आसार है। एक तरफा कुछ नहीं, ये जो नंबर ऑफ सीट्स हैं ये बताती हैं कि आते आते रिजल्ट वाले दिन तक क्या तस्वीरें होंगी। लेकिन स्वदेश न्यूज के एग्जिट पोल में एनडीए 126 से 140, महागठबंधन की बात करेंगे तो 89 से 103 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में 9 से 14 सीटें मिलने का अनुमान है। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। लगातार जो तस्वीरें आप एग्जिट पोल की देखिए, अलग अलग जो एजेंसियां हैं जिसमें स्वदेश न्यूज ने भी अपना एक सर्वे किया है, उसके आंकड़ों के अनुसार जो सामने तस्वीरें आ रही हैं सभी के आकलन जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। आईएनएस की बात करें एनडीए 147 से 167, लगातार पीपल्स पल्स की बात करें तो एनडीए को यहां भी बढ़त दिखती है। महागठबंधन की बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स कम है। चाणक्य की बात करें यहां भी एनडीए को बहुमत है, गठबंधन थोड़ा सा पीछे है। यानी अभी तक जो एग्जिट पोल हैं उसमें एनडीए को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि आखिर 14 तारीख को जो नतीजे होंगे वो इस एग्जिट पोल से उलट होंगे। क्या वाकई बिहार में बदलाव होगा या ये एग्जिट पोल सटीक बैठेंगे? पल पल की अपडेट एग्जिट पोल की स्वदेश न्यूज आपको पहुंचा रहा है और लगातार तमाम एजेंसियों के सर्वे, स्वदेश न्यूज का जो एग्जिट पोल है वो भी हमने आपको बताया। जो नंबर ऑफ सीट्स हैं फिलहाल तो एनडीए को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। तो चाणक्य ने भी एनडीए को बहुमत दिया है। महागठबंधन को 102 से बढ़त सीटें मिलती हुई दिखती हैं। आईएनएस में 147 से 167, एनडीए को यहां भी बहुमत है। गठबंधन के पास 70 से 90 सीटें हैं। पीपल्स पल्स की बात करेंगे, यहां भी एनडीए को बहुमत 133 से 159 सीटें हैं। गठबंधन 75 से 101 पर जाकर सिमट रहा है। स्वदेश न्यूज का जो आकलन है उन्होंने भी अपने एग्जिट पोल में जिस तरीके से एनडीए को बहुमत दिखाया है, महागठबंधन की सीटें भी लगभग फाइट करते हुए पहुंचेंगी, क्योंकि इस बार बिहार के चुनाव में 2 चरणों में मतदान संपन्न हुआ, बम्पर वोटिंग हुई है। ये बम्पर वोटिंग क्या बदलाव की वोटिंग है या फिर एक स्थायी सरकार के लिए है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सस्पेंस है जो वाकई में 14 नवंबर को हमारे और आपके सामने आएगा। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। हाँ, मैं ये बता रहा था, जैसे महागठबंधन के सहयोगी दल है वीआईपी के जो प्रमुख है मुकेश सहनी, उनके छोटे भाई को पहले टिकट दिया गया, उन्होंने नॉमिनेशन किया और वहां से आरजेडी के बागी उम्मीदवार थे जिन्होंने अपना नामांकन दर्ज कर लिया था, वो नहीं हटे और इनको मुकेश सहनी ने अपने छोटे भाई संतोष सहनी की उम्मीदवारी वापस करवा ली। तो महागठबंधन के बीच का जो एक सिनेरियो बन रहा था युवाओं के बीच में, क्या कि मैंने बहुत से युवाओं से बात की है इस मुद्दे पे, दोनों चरणों में कई युवाओं से मेरी बात हुई, उन लोगों का ये कहना था वो लोग कंफ्यूज दिख रहे थे। जैसे राहुल गांधी का तेजस्वी के साथ मीटिंग ढंग से नहीं हो पा रहा था, सीटें क्लियर वो जल्दी नहीं कर पा रहे थे, जबकि ये एनडीए गठबंधन ने अपनी हर एक सीट पे पहले से उम्मीदवारी तय कर दी थी। तो ये सब चीजें देखते हुए लग रहा था जो इन लोगों के गठबंधन में कुछ चल रहा है, जिस कारण से लोग इनसे दूर उठ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। विष्णु जी, तमाम एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। लगातार जो एग्जिट पोल अब तक हमारे सामने आए हैं उसमें सभी जगह एनडीए को बहुमत दिख रहा है। क्या मानते हैं, क्या ये पोल ऑफ पोल्स जो हैं ये एक बदलाव करेंगे? विष्णु जी, मुझे सुन पा रहे हैं? एयरपोर्ट पर मारामारी कर रहे, अपने बंदे को मार रहे, वहां तो खैर बोलो, हमें कुछ बोलना चाहते हैं। मुन्ना जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज नहीं है। हाँ मुन्ना जी, प्लीज, अभी तक का जो
एग्जिट पोल आया है तमाम जगहों का, लगातार ये चीजें आती रही हैं, क्या अनुमान आप देखते हैं? फिलहाल तो जो एग्जिट पोल है, पोल ऑफ पोल्स है, वो एनडीए को बहुमत दिखा रहा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जिस प्रकार से मतदाताओं में उत्साह है, भारी वोटिंग हो रही है, तो ये अस्थायी सरकार के लिए हो रही है। और जिस प्रकार से एनडीए ने लोगों के लिए घोषणाएं की, लोगों का उस पर विश्वास है, नीतीश जी पर, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है, ये उसके लिए पोलिंग था। बिहार में अस्थायी सरकार बने, इसके लिए पोलिंग है। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूं कि मोकामा में 30 अक्टूबर को दुलारचंद यादव की हत्या हुई। उसके बाद अगले दिन 31 अक्टूबर को जिस प्रकार से शव यात्रा निकाली गई और एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करके गालियां दी गई, उससे कई सीटों पर ये जो है सिनेरियो बदल गया। लोगों को लगा कि ये अभी जब तेजस्वी जी की सरकार बनी नहीं है बिहार में, तो इस प्रकार से एक जाति विशेष को टारगेट करके गालियां दी जा रही है, तो जब सरकार बनेगी तो वो फिर जंगल राज नहीं, महाजंगल राज की याद लोगों को आ गई, जिस प्रकार से लालू राबड़ी के शासनकाल में हुआ करता था। तो लोगों ने इस मुद्दे को भी ध्यान में रखकर वोटिंग किया, भारी संख्या में वोटिंग हुई। मुझे लग रहा है जो आपका सर्वे है, जो आपका एग्जिट पोल है, मुझे लग रहा है कि 135 प्लस एनडीए को सीटें आती दिख रही है। जी बिल्कुल, देखिए लगभग उसी के नजदीक है। स्वदेश न्यूज का जो एग्जिट पोल है 126 से 140 सीटों का अनुमान एनडीए गठबंधन के पास जो आंकड़े जा रहे हैं वो 89 से 103 सीटों का अनुमान है। तो देखिए ये अनुमानित आंकड़े हैं, अब ये वाकई में नतीजों में समान होंगे या नतीजे कुछ और होंगे, ये तो हमें 14 नवंबर को ही पता चलेगा। विष्णु जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मैं सुन रहा हूं, हाँ, आपकी आवाज पहले नहीं आ रही थी सर। अभी तक के जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें एनडीए को बहुमत दिखता है। क्या लगता है, ये बरकरार रहेगा या इसमें एक बड़ा बदलाव होगा? दरअसल ये सवाल इतना जायज इसलिए हो जाता है क्योंकि मैंने शुरुआत में जब चर्चा शुरू की थी 2015 का एग्जाम्पल हमने देखा, जहां पर एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग नतीजे थे, उम्मीद से बिल्कुल अलग। ये तो आंकड़ा पहला कारण है यहाँ पर कि मतदान की जो प्रक्रिया थी उसमें नहीं थे। विकास का मुद्दा कहीं धर्म का मुद्दा बन गया, कहीं राजनीति दूसरी हो गई, कहीं जात का हो गया। ये अलग अलग जगहों अलग भाषणों को आप गौर से सुनेंगे और देखेंगे, लगेगा कि ये जो चुनाव था ये ठीक है। विष्णु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, कुछ नेटवर्क इशू है, प्रॉपर तरीके से आवाज नहीं आ रही है आपकी। लेकिन एक बात हमें जो समझनी पड़ेगी, बहुत एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया। मैं संतोष जी एक बार फिर से आप ही की तरफ आ रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि क्या जो MY फॉर्मूला है, क्या यहाँ से महागठबंधन को एक फायदा होता हुआ दिखेगा, या फिर डबल इंजन की जो सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार ने दांव खेला है, वो कहीं ना कहीं वापस यहाँ पर एनडीए की सरकार लौटेगी? ये वो सवाल है। राष्ट्रीय राजनीति पर इसका कितना असर होगा, ये ओवरऑल सिनेरियो बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क लगाता है। जी राखी जी, ये बिहार का जो चुनाव है और बिहार का चुनाव हर प्राय दिल्ली के लिए बहुत फायदेमंद होता है, बहुत ये होता है। इसलिए नहीं होना है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो बिहार को कुछ ना कुछ फायदा होने जा रहा है। जहां तक आपके सर्वे का सवाल, आपके चैनल सर्वे किया है, मैंने थोड़ा देर पहले ये कहा था कि खींच तीर करके एनडीए की सरकार बनेगी। 126 से 127 सीट मेरा भी अपना आकलन, जिससे हम आपसे मैच कर रहे हैं। 126 से आप 135 पे हैं, मैं 126 127 के बीच में। 2015 में भी, हालांकि 2015 में जो हुआ था उसमें जिस दिन काउंटिंग होना था उस दिन दैनिक जागरण नामक एक अखबार ने भाजपा को दिखा दिया था कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है, और एकदम उलट हुआ था, एकदम उलट हुआ था। जिसका नतीजा ये हुआ था कि नीतीश कुमार जी आए, नीतीश कुमार जी ने भाजपा का माने दैनिक जागरण का सारा सरकारी विज्ञापन रोक दिया। अब
ये जो अभी का जो है, आप ही के इस पर तो देख रहा हूँ, चाहे मैट्रिज हो, चाहे एनएस हो, चाहे चाणक्य हो, सारे लोग एनडीए को ही आ रहे हैं कि वो लीड कर रहा है। ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल। जहां तक एमवाई फैक्टर का सवाल है, तो अब देखिए, अब जो है तो चाहे वोटर मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी जाति के हो, जात पात वाली राजनीति अब थोड़े करके खत्म हो रही है। अब जात पात वाली राजनीति बहुत ज्यादा कारगर नहीं है। अब वोटर्स जो हैं वो साइलेंट वोटर, वो बताते नहीं है कि उनको क्या करना है। बिल्कुल। जब मतदान करने जाते हैं तो वो मतदान करके निकल जाते। इसलिए एमवाई का अगर एमवाई का फैक्टर अगर सारी जगह काम कर रहा है, तो जैसा बाकी हमारे भाई लोग बता रहे हैं कि राजद का लोग ये बोल रहा है, राजद का लोग बोल रहा है कि मतलब गाली दे रहा है, ठीक है तो संतोष जी, का देख लीजिए, वो तो 18% का वोटिंग ही है। बिल्कुल, चलिए 18% के वोटिंग में आप क्या कर लीजिए। बिल्कुल ठीक है संतोष जी, रोकूंगी क्योंकि समय हो गया। और आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार जो एग्जिट पोल आने शुरू हुए हैं, तमाम एग्जिट पोल जो अब तक आए हैं वो ये दिखाते हैं कि एनडीए को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये एग्जिट पोल नतीजों में बदल जाएंगे या नतीजे कुछ और होंगे और बिहार में बड़ा बदलाव होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो बिहार की बयार जो है वो जारी रहेगी नतीजों तक। पल पल की अपडेट स्वदेश न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।